आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी छोटी-छोटी नोक-झोंक ऐसी होती रहती हैं, जिनमें हमें लगता है कि हमारा अपमान और हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो गई है और हमें इसका बदला लेना है। कुछ लोग इसको भूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको अपने दिल पर लगा लेते हैं। उनको लगता है कि हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो गई है और हमारा बहुत बड़ा अपमान हो गया है और मुझे किसी भी तरीके से इसका बदला लेना है। अब वो बदला मुझे किस तरीके से लेना है? या तो मार-पीट करके, या उस पर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए, या उसका मर्डर कर दिया जाए। और आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि एक इंसान का अपमान होता है और उसको अपने दिल पर लगाता है। अब क्योंकि जिसने अपमान उसका किया है, वो एक बड़ा रसूखदार है और एक अच्छी-खासी उसकी पहुँच है। अब उसको ये लगता है कि अगर मैं इसके साथ मार-पीट मैं इसके साथ कर नहीं सकता, और क्यों ना मैं इसको किसी कानूनी पचड़े में फँसा दूँ। ये सोचकर फिर उसको ये भी लगता है कि अगर मैं हिंदुस्तान में इसको कोई कानूनी पचड़े में फँसाता हूँ, तो अब क्योंकि सामने वाला इतना पावरफुल इंसान है, इतनी पावरफुल फैमिली है कि ये अपने रसूख से, या अपने पैसे से, या अपनी जान-पहचान से हमारे हिंदुस्तान का कानून से बच सकती है या बच सकता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, जो इस्लामिक देश हैं, उनमें कानून बहुत सख्त हैं और वहाँ पर जल्दी से किसी की कोई सिफ़ारिश नहीं चलती और ना ही पैसा चलेगा, और इसका पूरा का पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा और इसकी मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और इसका पूरा करियर सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है मुंबई से। मुंबई में एक हीरोइन है जिनका नाम है कृष्ण परेरा। वो अपनी माता के साथ रहती हैं, परमिला परेरा के साथ। और आपने संजय दत्त की फ़िल्म देखी होगी सड़क, और उसके बाद एक दूसरी उनकी फ़िल्म आई थी सड़क 2। तो सड़क 2 में इन्होंने काम किया, और दूसरा एक जॉन इब्राहिम की फ़िल्म आई थी बटला हाउस, उसमें भी कृष्ण परेरा ने काम किया था। एक दिन अचानक इनकी माता परमीला परेरा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि हमें एक नए कलाकार चाहिए, और हमारी एक कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, और हम एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम नए कलाकारों को मौका दे रहे हैं। अब क्योंकि परमीला परेरा की जो बेटी थी कृष्ण परेरा, वो बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी और 2 फ़िल्मों में उन्होंने अभिनय कर भी लिया था, सड़क 2 और बटला हाउस में। और वो ये मैसेज अपनी बेटी कृष्ण परेरा को सेंड करती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम एक बार इनसे बात कर लो। कृष्ण परेरा बात करती हैं तो दूसरी तरफ जो व्यक्ति फ़ोन उठाता है उसका नाम था रवि, और वो बताता है कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है हमारी, जिसका नाम है टैलेंट मून, और हमारी एक इंटरनेशनल वेब सीरीज़ है, और अगर आप चाहो तो आप वहाँ पर ऑडिशन दे सकती हो। खैर, दोनों की मीटिंग फिक्स होती है मुंबई के ग्रैंड हयात होटल 5 स्टार में। वहाँ पर कृष्ण परेरा जाती हैं और अपना ऑडिशन देती हैं, और ऑडिशन देने के बाद वो रवि के पास जाती हैं और पता करती हैं कि मेरा ऑडिशन कैसा लगा। तो वहाँ पर रवि बताते हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा, लेकिन एक दूसरा और फाइनल ऑडिशन होगा तुम्हारा दुबई में, और इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी खर्चा है, फ़्लाइट का, होटल का और खाने-पीने का, ये सारा खर्चा हमारी कंपनी, जिसका नाम है टैलेंट मून, ये करेगी। अब कृष्ण परेरा सोचती है कि बिल्कुल अच्छा हो गया, क्योंकि कृष्ण परेरा के बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार थे जो पहले से दुबई में रहते थे, और उनका जो पासपोर्ट था वो 10 अप्रैल को एक्सपायर होने वाला था। तो वो ये चीज़ रवि को बताती है, तो रवि उनको बताते हैं कि तुमको एक ही दिन के लिए वहाँ पर जाना है, और 1 अप्रैल का हम तुम्हारा टिकट बुक कर देते हैं, और 2 अप्रैल को आप ऑडिशन वहाँ पर देना, और 3 अप्रैल को वहाँ से वापस आ जाना। क्योंकि 10 अप्रैल को एक्सपायर है, तो 7-8 दिन आपके लिए बहुत हैं, उससे पहले ही आप वापस आ जाएँगे। इसके लिए ये कृष्ण परेरा मान जाती है, और 2-4 इनकी मुलाकात और होती है मुंबई मुंबई के अंदर ही। और 1 अप्रैल को कृष्ण परेरा जो मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँचती हैं, और वहाँ पर रवि उनको अपने साथियों के साथ मिलता है, और वो उनको बहुत सारे विशेष देता है, और एक गुड लक के लिए एक उनको वो ट्रॉफ़ी देता है, और कहता है इस ट्रॉफ़ी के साथ ही तुम्हारा एक सीन है, और इस ट्रॉफ़ी को हाथ में लेकर तुम्हें कुछ डायलॉग बोलने हैं, और इस ट्रॉफ़ी को तुम अपने साथ ले जाओ। अब कृष्ण परेरा को लगता है चलो ठीक है, ये गुड लक भी हो जाएगा, और वो वहाँ से फ्लाइट में बैठती हैं
और सीधा शारजहाँ जाती हैं। अब शारजहाँ जाने के बाद वो अपनी माँ को फ़ोन करती हैं और बताती हैं मैं ठीक-ठाक यहाँ पर आ चुकी हूँ। और उसके बाद अब क्योंकि जो रवि था, उसने वहाँ पर उनको होटल का नाम बताया था। वो उस होटल में फ़ोन करती हैं और पता करती हैं कि कृष्ण परेरा के नाम का कौन-सा रूम बुक है। तो वहाँ पर उनको थोड़ा झटका लगता है ये जानकर कि उस होटल में जिस होटल का नाम रवि ने उनको बताया था, उस होटल में कोई भी ऐसा कृष्ण परेरा के नाम का रूम बुक नहीं था। तो कृष्ण परेरा को लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि उन्होंने रवि ने अपने नाम से रूम बुक किया हो। और वो होटल के जो रिसेप्शन से यही पता करती हैं कि क्या कोई यहाँ पर ऐसा ऑडिशन हो रहा है या कोई फ़िल्म की शूटिंग होने वाली है। यहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पर ना ही तो कोई ऐसा ऑडिशन है और ना ही कोई ऐसा यहाँ हॉल बुक है और ना ही यहाँ कोई ऐसा सेमिनार है। अब ये सुनकर उसको बड़ा झटका लगता है और वो फ़ौरन रवि का जो व्हाट्सएप था, अपने मोबाइल में खोलती है। तो वहाँ पर उसको एक और झटका लगता है, ये देखकर कि जितने भी चैटिंग रवि के साथ उनकी हुई थी, व्हाट्सएप में वो सब डिलीट हो चुकी हैं। ख़ैर अब वो सारे के सारे जो नंबर उसने दिए थे रवि ने और जो भी उससे बात हुई थी और जो भी उसने नाम लिखे थे, अब उसने अपनी तरफ से सारी चैटिंग डिलीट कर दी। तो अब यहाँ पर जो कृष्णन परेरा थी उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता और वो रवि को फ़ोन करती है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब ये सारी चीज़ें देखकर वो घबराने लगती है और वो रोने लगती है और रोते-रोते वो अपनी माँ परमीला परेरा को फ़ोन करके ये सारी बातें बताती है कि ना ही तो होटल के अंदर कोई शूटिंग है और ना ही वहाँ पर मेरे नाम का कोई रूम बुक है और दूसरा व्हाट्सएप पर रवि के जितने भी चैटिंग थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी हैं और मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो उसकी माँ उसको थोड़ी हिम्मत देती है और बताती है कि चलो कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया। अब तुम वहीं से एयरपोर्ट से ही दूसरी फ़्लाइट शारजहाँ से वापस मुंबई की लो और तुम वापस घर आ जाओ। अब उसको लगता है कि यही ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम जो शारजहाँ की पुलिस है, उसके पास जाओ और उसको बताओ कि तो हमारे साथ ये चीटिंग हुई है और किसी ने हमें इस तरीके से वहाँ से यहाँ भेजा है। अब यहाँ पर कृष्ण परेरा अपनी माँ परमीरा परेरा को बताती है कि उसके मोबाइल की जो बैटरी है वो अब सिर्फ 3% बची है। तो जब तक मेरी फ़्लाइट नहीं आती और जब तक मैं पुलिस वालों के पास जाती हूँ ये सारी चीज़ें बताने के लिए, तब तक हो सकता है मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और मैं कोशिश करूँगा इसको चार्ज करने की। अब ये आखिरी बात थी जो परमीला परेरा की कृष्ण परेरा से हुई थी। अब शारजहाँ से जिस फ़्लाइट का टिकट कृष्ण परेरा ने कराया था, उस फ़्लाइट के माध्यम से वो रात को 2 बजे आ जानी चाहिए थी। अब एक माँ जो कि परेशान थी, वो रात को 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचती है और वहाँ पर जाकर पता लगता है कि कृष्ण परेरा उस फ़्लाइट में नहीं आई। और वो अब क्योंकि ये बात थी 1 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को परमीला परेरा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए वो मुंबई के थाने में जाती है और वहाँ पर जाकर बताती है कि उसके साथ कैसे हुआ, क्या हुआ। और यहाँ पर पुलिस वालों को लगता है कि अब इसमें हम क्या करेंगे? मुंबई से वो जा चुकी है और शारजहाँ वो लैंड हो चुकी है और जो भी कुछ हुआ है शारजहाँ में हुआ है और इसमें हम क्या करें? और वो ज़्यादा इसको गहराई से या सीरियसली नहीं लेती और उसकी माँ को ऐसे ही 1-2 दिन आगे-पीछे करती रहती है और उसको घुमाती रहती है। और ऐसे करते-करते 10 अप्रैल आ जाता है, यानी कि 1 अप्रैल को कृष्ण परेरा शारजहाँ गई थी और अब 10 दिन ऐसे हो चुके थे, जो कृष्ण परेरा का कुछ भी नहीं पता और ना ही पुलिस उसमें कुछ करती है और ना ही उसकी माँ को कुछ पता चलता है कि कृष्ण परेरा गई तो गई कहाँ। लेकिन 10 अप्रैल को अचानक जो शारजहाँ में हमारे देश की इंडियन एम्बेसी है, वहाँ से एक मेल आता है परमीला परेरा को और उस मेल में ये लिखा हुआ था कि आपकी बेटी परमीला परेरा ड्रग्स के साथ शारजहाँ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है और अब वो शारजहाँ की सेंट्रल जेल में बंद है। अब ये मेल पढ़ते ही परमीला परेरा के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और उसको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है और ये क्या हुआ? और वो फ़ौरन वहाँ से मुंबई पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर जाकर बताती है कि 1 तारीख को मैंने एफआईआर 2 तारीख को मैंने एफआईआर लिखाई थी और आज 10 तारीख हो चुकी है और तुम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं किया और आज मुझे 10 अप्रैल को ये मेल आया है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरी बेटी वहाँ ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है। अब ये सुनकर पुलिस के भी हाथ-पैर फूलते हैं, उसको लगता है कि एफआईआर तो लिखी हुई है और हमने इसमें ऐसी तफ्तीश नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खैर अब ये मामला बड़े अधिकारियों के पास पहुँचता है क्योंकि मामला इंटरनेशनल हो चुका था
और जो बड़े अधिकारी थे वो इसको क्राइम ब्रांच को सौंप देते हैं। अब क्राइम ब्रांच अपने लेवल पर पता करती है, जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ज़रिए वहाँ पता करती है क्या हुआ है। तो वो उसकी माँ को ये बताते हैं, क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे, कि देखो जो ड्रग्स का केस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो वाकई में ही आपकी बेटी और ड्रग्स के साथ शारजहाँ एयरपोर्ट पर पकड़ी गई है रंगे हाथों, और इसमें ऐसा कोई झूठ है नहीं। लेकिन उसकी माँ को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो पूरी स्टोरी कि किस तरीके से रवि का मैसेज आया और वो मिली और फिर ग्रैंड हयात में एक ऑडिशन हुआ, और उसके बाद कोई इतना बड़ा लगेज भी नहीं था क्योंकि वो गई ही 2 दिन के लिए थी। तो इतने छोटे लगेज में वो ड्रग्स कैसे लेकर चली जाएगी? तो पुलिस ऑफिसर जो क्राइम ब्रांच के थे वो परमिला परेरा को बताते हैं कि उसके हाथ में कोई ऐसी ट्रॉफी थी और उस ट्रॉफी के अंदर ड्रग्स थी। अब ट्रॉफी का नाम सुनते ही एकदम वो चौंक जाती है और वो बताती है कि वो ट्रॉफी भी रवि ने ही मेरी बेटी को दी थी, और उसने कहा था कि इसका जो तुम वहाँ पर अभिनय करोगी, ऑडिशन दोगी, इस ट्रॉफी को हाथ में लेकर तुम्हें डायलॉग बोलने हैं। अब यहाँ पर जो क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर थे उनको लगता है कि इस कहानी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल जरूर है, और वो फिर जो क्राइम ब्रांच के लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि रवि का नंबर जो सबसे पहले मैसेज आया था परमिला परेरा को आया था, और फिर होटल में भी उसने जो भी रूम वगैरह बुक कराया था, जो ऑडिशन होनी थी, पुलिस बड़ी आसानी से रवि को पकड़ लेती है। और रवि को पकड़ने के बाद फिर उससे जानना चाहती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, कैसे करा, और ना ही तो वहाँ पे ऐसा कोई होटल बुक था, और ना ही जो तुमने अपने जो व्हाट्सएप पर चैटिंग थी वो सारी की सारी तुमने डिलीट की है। अब खैर पुलिस जब उस पर सख्ती करती है तो बताता है कि देखो इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है, एक मेरे जानने वाले हैं जिनका नाम है एंथोनी पॉल, और ये सब चीज़ उन्होंने बताई थी और मैंने उनके कहने के अनुसार ही सारी चीज़ें की हैं। अब खैर क्राइम ब्रांच वाले एंथोनी पॉल को पकड़ते हैं और अब उससे जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। यहाँ पर जो पूरी कहानी सामने निकल कर आती है वो बड़ी अजीब थी। परमिला परेरा और कृष्ण परेरा जिस बिल्डिंग में रहती थी उस ही बिल्डिंग में एंथोनी पॉल की बहन रहती थी। अब क्योंकि 2020 में कोरोना आ चुका था और कोरोना में एकदम लॉकडाउन लग गया, अब उसमें बीच-बीच में छूट मिलती थी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाने-पीने की, वो आप ले सकते हो। तो एंथोनी पॉल भी अपनी बहन के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर उस बिल्डिंग में जाता और अपनी बहन को वो चीज़ें देता और वो वहाँ से वापस आ जाता। अब धीरे-धीरे मामला नॉर्मल हो रहा था और एंथोनी पॉल बार-बार अपनी बहन के यहाँ जाता था कुछ सामान देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। एक दिन एंथोनी पॉल ऐसे ही जाते हैं और इसी बीच उस बिल्डिंग में जैसे ही वो एंट्री करते हैं तो एक कुत्ता उन पर हमला कर देता है, और कुत्ते को देखकर वो डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं, लेकिन कुत्ता बार-बार उनके ऊपर भौंकता है और उनको काटने को आता है, और वो देखते हैं गार्ड की एक कुर्सी वहाँ पर पड़ी है, और वो उस कुर्सी से अपना बचाव करते हुए वो कुर्सी कुत्ते के ऊपर वो कुर्सी फेंक देते हैं। ये सब एक महिला दूर से देख रही थी और जो एकदम वो चिल्लाती हुई आती है और वो एंथोनी पॉल को बहुत अपशब्द कहती है, और जो महिला चिल्ला रही थी उसकी आवाज़ सुनकर जो आस-पड़ोस के आदमी थे वो आ जाते हैं, और वो एंथोनी पॉल बताते हैं कि ये मुझे काटने वाला था और मैंने अपने बचाव के लिए किया है, लेकिन वो महिला थी परमिला परेरा, कृष्ण परेरा की माँ। परमिला परेरा बिल्कुल उनकी बात नहीं सुनती और जो भी उसको अपशब्द बोलने और चिल्लाना है वो उनके ऊपर चिल्लाती रहती है। खैर मामला शांत होता है और एंथोनी पॉल वो अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि उसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी। जो लोग मुझे एक इज्जत और सम्मान की नज़र से देखते थे, अब वो सब मुझे एक गिरी हुई नज़र से देख रहे हैं और मुझे इसका बदला ज़रूर लेना है। अब क्योंकि लॉकडाउन लग रहा था, तो सब अपने-अपने घरों के अंदर ही बंद थे, और नॉर्मली ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद या कुछ देर ही बाद आदमी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपना जो उसके दिमाग में शुरू में सारी चीज़ें आती हैं, उनको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ लॉकडाउन खत्म होता है और धीरे-धीरे दुनिया सामान्य रूप से चलने लगती है। लेकिन जो एंथोनी पॉल थे, उनके दिमाग से वो बात नहीं जाती और वो ये प्लान बनाना शुरू करते हैं कि मैं किस तरीके से परमिला परेरा से अपनी बेइज्जती का बदला लूँ। अब यहाँ पर क्योंकि वो महिला थी, वो मारपीट उसके साथ कर नहीं सकते थे, और अब वो कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ाने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, जिससे इनकी बेटी का अभिनय का जो करियर है वो भी ख़त्म हो जाए और इनकी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और इनका करियर सब कुछ ख़त्म हो जाए। और वो इस चीज़ के लिए दिमाग लगाने लगता है और वो रवि के साथ बैठकर मीटिंग करता है और दिमाग लगाता है कि ऐसा क्या किया जाए। अब क्योंकि दोनों महिलाएँ हैं, उनके साथ मारपीट हम कर नहीं सकते, तो कुछ दिमागी तौर पर ही उनको ऐसी प्रताड़ना देनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बैठकर बताते हैं, क्योंकि वो हीरोइन है
और जो संजय दत्त की फ़िल्म है सड़क और जॉन इब्राहिम की बटला हाउस में वो काम कर चुकी है। तो इतने बड़े-बड़े उसके साथ उसकी उठ-बैठ है। अगर हमने उसके ऊपर कोई छोटा-मोटा कोई केस लगा भी दिया, तो वो अपने रसूख से, अपनी पावर से, अपनी जान-पहचान से वो बच जाएगी। और ऐसा जो जो इस्लामिक कंट्री हैं, जो दुबई वगैरह है, सऊदी है, वहाँ के जो कानून हैं बहुत सख्त हैं और ड्रग्स के लिए वहाँ ऐसी कोई माफ़ी है नहीं। ड्रग क्या वहाँ तो चाहे मर्डर हो, रेप हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह की कोई माफ़ी नहीं है और ना ही वो शेख लोग किसी की सुनते हैं। तो उसको लगता है कि वो ड्रग को बहुत सीरियस लेते हैं, तो क्यों ना इसको दुबई भेजा जाए और वहाँ पर इसको फँसाया जाए। और यही सोचकर वो सारी प्लानिंग करते हैं। और यहाँ पर जो एंथोनी पॉल थे वो रवि को बताते हैं कि तुम उसको एक मैसेज करो ये जब बताकर कि तुम्हारी जो एक टैलेंट मून कंपनी है और हम इंटरनेशनल वेब सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। और वो क्योंकि एक्टिंग का जो एक शौक़ है इंसान का, वो कोई भी हीरो है या हीरोइन है और वो जो साइड रोल कर रहा हो, अगर आप उससे कहोगे तो हम तुम्हें लीड रोल में लाना चाहते हैं, और वो चाहे लड़का है या लड़की है, तो उसकी खुशी का एकदम ठिकाना नहीं रहता और वो कहीं पर भी जाने के लिए और कुछ भी करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाता है। और यही चीज़ हुई कृष्ण परेरा के साथ। अब उनको लगा कि मुझे लीड रोल मिल रहा है और मेरा अभिनय लोग देख ही चुके हैं और वो इनके झांसे में आ जाती है। अब खैर सारी चीज़ें पुलिस के सामने आ चुकी थी और जो क्राइम ब्रांच थी मुंबई की, उसको पता चल चुका था कि आखिर है क्या। और वो दोनों अरेस्ट हो चुके थे। उसके बाद वो जो शारजहाँ की एम्बेसी थी, इंडियन एम्बेसी, वहाँ पर इस चीज़ की जानकारी देते हैं कि कृष्ण परेरा जो जेल में बंद है वो बिल्कुल बेकसूर है और उसको ये पता ही नहीं था कि जो ट्रॉफ़ी उसको दी गई है उसके अंदर कोई ड्रग्स है। तो उसके लिए फिर जो कानूनी कदम है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके माध्यम से उठाए गए और ये सारी चीज़ें उनको बताई गई, जिसमें एक छोटी-सी नोक-झोंक के ऊपर और वो अपने दिल पर ये चीज़ सब ले लेता है और उसके ऊपर फिर इतना खर्चा भी करता है। जो 5 स्टार होटल है वहाँ पर ऑडिशन उसने वहाँ पर भी बुकिंग की, खर्चा किया और उसके बाद 2-4 मुलाकात उसकी वैसे भी हुई और उसके बाद वो फिर फ्लाइट भी कराता है उसकी। तो अच्छा खासा उसका खर्चा भी होता है, एक बदला लेने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे क्राइम ब्रांच उनको पकड़ लेती है और सारा उनका जो किया धरा था, वो सब बेकार जाता है। अब क्योंकि जो वो चाहते थे कि उनकी बेइज़्ज़ती होगी और उनका करियर ख़त्म हो जाएगा। अब क्योंकि केस खुल चुका था, जिन लोगों को ये पता लगा कि वो ड्रग्स के साथ पकड़ी गई है, उन लोगों को बाद में ये भी पता चला कि वो बिल्कुल बेकसूर थी। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।